नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने अब से कुछ देर में ब्राजील रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यू डेवलपमेंट बैंक को आगे बढ़ाने और गैर सदस्यीय देशों के विस्तार समेत कई और विषयों पर होगी चर्चा। सम्मेलन से इतर शीर्ष नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। राज्यसभा के 250वें सत्र को यादगार बनाने के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू ने 17 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। संविधान सभा के 70 साल और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र। महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिरोध जारी। राज्यपाल ने एनसीपी से रात 8:30 बजे तक सरकार बनाने की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुंबई में करेंगे एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं पूरी तरह से बहाल। श्रीनगर बारामूला के बीच ट्रेनों का परिचालन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, रेल सेवाएं बहाल होने से पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। श्रद्धा और उल्लास के साथ दुनिया भर में मनाया जा रहा है गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। सुल्तानपुर लोधी में गुरुद्वारा बेर साहिब में समागम में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 नवंबर को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जिसके लिए वो अब से कुछ देर बाद ब्राजील रवाना होंगे। प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में आतंकवाद और टेरर फंडिंग का मुद्दा उठा सकते हैं। साथ ही ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को आगे बढ़ाने और गैर सदस्यीय देशों के विस्तार पर भी चर्चा होगी। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार दोपहर को ब्राजील रवाना होंगे। सम्मेलन से पहले बुधवार को राजधानी ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल हो रहे अतिथि देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बुधवार शाम प्रधानमंत्री ब्रिक्स बिजनेस मंच के समापन सत्र में शिरकत करेंगे। A large business delegation from India is also expected to be present during the visit, especially to attend the BRICS Business Forum, where the business community of all 5 countries are represented. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के 2 सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन में ब्रिक्स समाज के बीच आर्थिक विकास के लिए सहयोग पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा वैश्विक हालात में राष्ट्रीय संप्रभुता की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होगी और सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में दखल न करने के मुद्दे पर भी बात होगी। The meeting of BRICS leaders with BRICS Business Council will take place. During this dialogue, the chairman of the Brazilian BRICS Business Council will submit his report. There will also be another report submitted by the President of the New Development Bank. हाल ही में भारत के आसियान देशों के मुक्त व्यापार समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से इनकार के बाद ये यात्रा काफी अहम है। सम्मेलन के आखिर में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश को लेकर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे और साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत समेत ब्रिक्स के 5 सदस्य देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है और विश्व अर्थव्यवस्था में इसकी 23% हिस्सेदारी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, विदेश मामलों के संपादक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं अखिलेश सुमन का। अखिलेश, छठवीं बार ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के लिए आज रवाना होने वाले हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ पुतिन और जिनपिंग के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। देखिए, बहुत ही अहम बैठक है, बहुत ही अहम शिखर सम्मेलन है इस मामले में, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैंकॉक गए थे आरसीईपी के समिट में भाग लेने, वहां उन्होंने आरसीईपी समिट में शामिल नहीं होने की बात कही थी कि उस समझौते में भारत नहीं शामिल होगा। और उसके बाद ये ब्रिक्स सम्मेलन होना है जिसमें भारत और चीन दोनों शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहेंगे। उसके अलावा अन्य जो 3 देश हैं, उसके अलावा कुछ अन्य देशों को भी ब्राजील ने निमंत्रित किया है, तो वो सारे देशों के भी सदस्य रहेंगे। देखिए, जो खास बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि ब्रिक्स को यह माना जा रहा था कि यह विकासशील देशों का एक सुरक्षा परिषद जैसा काम करेगा। मतलब जो एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसके समानांतर एक विकासशील देश का सुरक्षा परिषद के रूप में, क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो ताकतें हैं, वो काफी मजबूत हैं अपने अपने इलाकों में, लेकिन इनको सुरक्षा परिषद में कोई जगह उस तरीके से नहीं है और रूस को छोड़ दें तो ये 3 देश अपने अपने जो क्षेत्र है काफी अहम देश हैं और वे उन इलाकों की, अपने अपने इलाकों के विकास की का भी ख्याल रखेंगे, उन इलाकों की सुरक्षा का भी ख्याल रखेंगे, ऐसा मानकर चला जा रहा था। लेकिन जो बाद के दिनों में देखने में आया कि क्या ये जो लक्ष्य था, ये लक्ष्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इस बात का ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है, उस शिखर सम्मेलन में इसकी भी एक समीक्षा होगी कि किस तरीके से ब्रिक्स जो है अपने उद्देश्यों में कामयाब रहा है। एक जो आप देख रहे हैं कि जो संप्रभुता के मामले पे एक सम्मेलन बुलाया गया है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अंदर, जो एक क्लोज सेशन होगा, यह काफी अहम होगा, क्योंकि यह माना जाता है कि ये जो ब्रिक्स देश हैं, ये ब्रिक्स देश आपस में काफी सहयोग करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं में कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करेंगे कि वे समस्याएं और बढ़ें, कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप जैसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन इधर के दिनों में देखने में आया कि ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं, वो इस मामले में बिल्कुल उसी तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से अपेक्षा थी। तो राजनीतिक रूप से ब्रिक्स के जो देश हैं, वो राजनीतिक रूप से एकमत रहें, जो एक दूसरे की आंतरिक समस्याएं हैं उनके मामले पे कोई हस्तक्षेप ना करें। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चर्चा होगी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसमें भाग लेने जा रहे हैं। उसके अलावा यह भी एक था कि ब्रिक्स जो ये देश हैं, ये देश एक तरीके से इंजन का काम करेंगे, जो विकासशील देश हैं, वो इंजन का काम इस रूप में होगा कि एक दूसरे के ज्ञान, एक दूसरे की जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का आदान प्रदान के आधार पर सहयोग होगा। तो यह भी एक समीक्षा होगी कि आप सच में ये सहयोग हो रहा है या इसमें भी कोई एक दूसरे के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने या एक दूसरे से बड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत ही अहम है और मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी काफी जोरदार तरीके से ये बात कहेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर कि किस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन को अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो लक्ष्य को पूरा कर सके जिसके साथ इसे बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। राज्यसभा के 250वें सत्र की तैयारियों को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे और सभापति ने 17 नवंबर को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संविधान सभा के 70 साल पर होने वाले कार्यक्रम की चर्चा भी होगी। साथ ही महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों पर भी विचार विमर्श होगा। संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा। राज्यसभा के 250वें सत्र को यादगार रूप में मनाने के लिए कई तरह की तैयारियां हो रही हैं और इस क्रम में पहला आयोजन शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका और सुधारों की आवश्यकता विषय पर सदन में चर्चा से आरंभ होगा। इस मौके पर कई प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी और एक स्मृति ग्रंथ भी प्रकाशित होगी। इसकी तैयारी की जा रही है। सभापति राज्यसभा ने 250वें सत्र को समारोह के रूप में मनाने के प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन दे दिया है। इस सत्र के दौरान एक स्मृति सिक्का और डाक टिकट को भी जारी किया जाएगा। शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर 2019 के दौरान चलेगा। राज्यसभा का 250वां सत्र होने के नाते ये बेहद खास है, लिहाजा इसे यादगार बनाने के लिए काफी तैयारियां चल रही हैं। कैंसर उपचार में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए विस्तारित भूमिका पर संसदीय स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को कल सौंप दिया गया है।
संबंधित विभाग की 325वीं रिपोर्ट को सांसदों की समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने तैयार किया है। रिपोर्ट में परमाणु ऊर्जा विभाग के लिए एक विस्तारित भूमिका को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट में सरकार को देश में कैंसर के रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए इलाज की समिति सुविधाओं की समस्या से निपटने के लिए पूरे देश में विशिष्ट इलाज केंद्र बनाने की सिफारिश की गई है, जिससे मरीजों को एक ही स्थान पर कैंसर के इलाज की सुविधा मिल सके और उन्हें लंबी दूरी तय कर इलाज के लिए महानगरों में नहीं जाना पड़े। रिपोर्ट में देश में मरने वाले 68% कैंसर रोगियों पर चिंता जताई गई है। समिति ने कैंसर के इलाज की सुविधाओं के विस्तार के लिए मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल कैंसर शोध और उपचार केंद्र के नेटवर्क को देशव्यापी बनाने को कहा है। टाटा मेमोरियल के मुंबई में कैंसर के एक ही स्थान पर पूरे इलाज के लिए संचालित ट्रीटमेंट हब की तर्ज पर देश के विभिन्न इलाकों में इसका विस्तार करने की सिफारिश की गई है। विशिष्ट इलाज केंद्रों की जगह चिन्हित करने के लिए समिति ने सरकार को एक कार्यबल का गठन करने की सिफारिश की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय को कैंसर के इलाज में जरूरी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी समेत अन्य सुविधाओं के विस्तार में परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ सामंजस्य कायम कर कार्य योजना बनाने को भी कहा है। समिति ने उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में कैंसर के रोगियों की संख्या में सर्वाधिक इजाफे को देखते हुए इन इलाकों में ट्रीटमेंट हब यथाशीघ्र बनाने और इस काम में राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग करने को कहा है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। शिवसेना को दी गई तय समय सीमा तक सरकार नहीं बना पाने पर राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दे दिया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी नेताओं को शाम 8:30 बजे तक का वक्त दिया है। एनसीपी अब कांग्रेस से बात कर राज्यपाल को जवाब देगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और अहमद पटेल केसी वेणुगोपाल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिलने मुंबई जा रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति के बारे में विचार विमर्श होगा। इसके बाद ही दोनों पार्टियां मिलकर कुछ फैसला लेंगी। क्या विषय वहां पर प्रस्ताव हो गए वो तो मुझे अभी मालूम नहीं, क्योंकि ये रिटर्न एजेंडा नहीं रहता या कोई मीटिंग। जो मुद्दे खास करके जो हम यूनाइटेडली लड़े हैं, तो एक दूसरे से विचार विमर्श करके ही हमको कहना है। अब उनके कोई नेता ये कहे कि हम तो रेडी थे, उन्होंने नहीं थे, बोलने का ये सवाल नहीं उठता, क्योंकि हमारे और एनसीपी के साथ जो पूरी बातचीत होना है वो अभी कंटिन्यू है। तो इसीलिए वो बातचीत होने के बाद ही आगे के कदम बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अरविंद गणपत सावंत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को राष्ट्रपति ने सावंत के मंत्रिमंडल का अतिरिक्त कार्यभार संभालने को कहा है। सोमवार को सावंत ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची में आलमगीर आलम को पांकुर, डॉक्टर इरफान अंसारी को जमात्रा, बड़का गांव से अंबा प्रसाद साहू, हजारीबाग से डॉक्टर आरसी मेहता और जमुआ से डॉक्टर मंजू कुमारी चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले रविवार को जारी हुई पहली लिस्ट में 5 प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगी दल आजसू ने भी अपने 12 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कश्मीर घाटी में आज से ट्रेन सेवा पूरी तरह से बहाल हो गई है। रेलगाड़ी को फिर से चलाने से हजारों यात्रियों ने राहत की सांस ली है। घाटी के आम आदमियों ने रेल सेवा बहाल करने का स्वागत किया। श्रीनगर और बारामूला के बीच आज से 2 रेलगाड़ियां चलेंगी। संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से पहले 3 अगस्त को कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने गांदरबल में एक आतंकी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया।
सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि गांदरबल की गुंड तहसील में आतंकवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और एक आतंकवादी को मार गिराया। इस कार्रवाई के दौरान सेना का एक जवान घायल भी हुआ है। एनआईए ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए लश्कर-ए-तैयबा के लिए फंड जुटाने के आरोप में फरार आरोपी जावेद अली को गिरफ्तार किया है। जावेद अली पर आरोप है कि उसने भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए लश्कर-ए-तैयबा के संचालक शेख अब्दुल नईम उर्फ सोहेल खान के लिए धन जुटाने में कथित भूमिका निभाई थी। इस मामले में एनआईए पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में 4 अन्य आरोपी फरार हैं। और अब बात करते हैं गुरु नानक जयंती की। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव बचपन से ही आध्यात्मिक और ज्ञानशील थे। उनके बचपन के किस्से आज भी प्रासंगिक हैं। गुरु नानक जी ने जीवन में बिना संन्यास धारण किए आध्यात्म की राह चुनी। नानक देव जी हमेशा धार्मिक कट्टरता के विरोधी रहे। गुरु नानक देव जी ने अपने अनुयायियों को जीवन के 10 सिद्धांत दिए थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है जो हर जगह मौजूद है। उन्होंने लोगों को मेहनत और ईमानदारी से काम करने और हमेशा खुश रहने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर देश में जगह जगह प्रभात फेरी निकाली जा रही है और गुरुद्वारों में श्रद्धालु शबद कीर्तन कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पंजाब दौरे पर हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब द्वारा आज सुल्तानपुर लोधी में आयोजित हुए गुरु नानक देव जी के 550वें जयंती समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और अरदास की। सुल्तानपुर लोधी में 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर सरकार और एसजीपीसी की ओर से अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से गुरुद्वारा श्री बेर साहिब सहित विभिन्न स्थलों पर संगतों का सैलाब उमड़ा हुआ है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में गुरुद्वारा साहिब सुंदर तरीके से सजाए गए हैं और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर देश के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के शुभ अवसर पर देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से सिख समुदाय के भाई और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी का जीवन और शिक्षाएं संपूर्ण मानवता को प्रेम, त्याग, समानता और सद्भाव के आदर्श से अवगत कराती है। उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और सभी को भेदभाव और कर्मकांडों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया और सर्वदा भला यानी कि सभी की भलाई के लिए काम किया। उन्होंने नाम जपो, कीरत करो और वंड छको का संदेश दिया है, जिसका अर्थ है ईश्वर के नाम का जप करो, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ और जो कुछ भी कमाते हो उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। उन्होंने पूरी मानवता के लिए ये आह्वान किया था। गुरु नानक देव जी ने महिलाओं के सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया। वो एक आदर्श पारिवारिक व्यक्तित्व थे और एक संत की तरह रहे और उन्होंने पूरी दुनिया को कर्म का संदेश दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि आइए हम इस शुभ अवसर पर गुरु नानक देव का अनुसरण करें और उनकी समानता और सामाजिक एकता की शिक्षाओं पर आधारित समाज का निर्माण करें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है कि गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के इस पावन अवसर पर विश्व के मूर्धन्य लोकतांत्रिक आध्यात्मिक गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु नानक देव जी ने मानवता को शांति, आध्यात्मिकता, करुणा, समानता और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया। गुरु नानक देव जी ने सामान्य जन साधारण के लिए भी आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में सुगृहाय बनाया। उनकी वाणी ने हमारी आध्यात्मिक परंपरा और भाषाई विरासत
दोनों को समृद्ध किया। गुरु नानक देव जी ने सेवा, सहिष्णुता और मानवता को जीवन का आधार बनाने की शिक्षा दी। धर्म, जाति, क्षेत्र और लैंगिक विभेद से ऊपर उठकर लोगों को नाम जपो, कीरत करो, वंद छको का अमर मंत्र दिया। इस पावन अवसर पर हम सब गुरु नानक देव जी के सिखाए आध्यात्म और मानवता के मार्ग का अनुसरण करें, समाज में शांति, सेवा भाव और सौहार्द सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि आज गुरु नानक देव जी के न्यायपूर्ण, समावेशी और सौहार्दपूर्ण समाज के सपने को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित करने का दिन है। एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। एक तरफ गुरु नानक देव जी ने सामाजिक दर्शन के जरिए समाज को एकता, भाईचारे और सौहार्द का रास्ता दिखाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाज को एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की भेंट दी जो सच्चाई, ईमानदारी और आत्मसम्मान पर टिकी है। उन्होंने सीख दी कि सच्चाई और ईमानदारी से किए गए विकास से हमेशा तरक्की और समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। गुरु नानक देव की शिक्षाएं दुनिया के लिए जरूरी शीर्षक से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अखबार में लेख लिखा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लिखा है कि आज जब हम महान आध्यात्मिक संत गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति, समानता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनके विचार व शिक्षाओं को याद करना प्रासंगिक है। एक ऐसी दुनिया में जो संकीर्णता, कट्टरता और हठ धर्मिता की वजह से तेजी से विभाजित हो रही है। व्यक्तियों, समुदायों और देश को सतत भयभीत करने वाले अंधेरे को दूर करने के लिए हमें गुरु नानक देव जी और अन्य महान गुरुओं के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। गुरु नानक जी जैसे प्रबुद्ध पथ प्रदर्शकों के कालातीत संदेशों से हमारा वैश्विक दृष्टिकोण लगातार व्यापक हुआ है। गुरु नानक जी जैसे भविष्य दृष्टा वो देख पाते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते। वो अपने अंतर्दृष्टि और विचारों के माध्यम से लोगों के जीवन को समृद्ध करते हैं। वास्तव में गुरु शब्द का अर्थ ही यही है। गुरु वो होता है जो उजाला प्रदान करता है, संदेह दूर करता है और रास्ता दिखाता है। हम में से हर एक गुरु नानक जी जैसे महान व्यक्तित्व की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीख सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर गुरुद्वारा बंगला साहिब पहुंची। निर्मला सीतारमण ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका और प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। नानक जी, गुरु जी के मैसेज बहुत सिंपल है, मगर जो आज भी रेलेवेंट मैसेज है। इसीलिए 550वीं जयंती जिस दिन माना जाता है, हम सब प्रधानमंत्री जी के लेकर के सब कहीं ना कहीं एक गुरुद्वारा में जा कर के उनके आशीर्वाद लेने के लिए आज बहुत मंत्रीगण भी और समस्त जनता के साथ भी हम जुड़ रहे हैं। सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले धर्मगुरु गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है। गुरुद्वारों को खास तरीके से सजाया गया है। पूरे श्रद्धा के साथ गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जा रही है। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुद्वारों में कीर्तन, अखंड पाठ, लंगर प्रसाद के आयोजन हो रहे हैं। प्रभात फेरी, नगर कीर्तन सुबह से ही जगह जगह घूम रही है। लोगों में गुरु नानक जयंती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुद्वारों में सुबह से ही लोग माथा टेकने पहुंच रहे हैं।
पहली गल वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह। हम यहाँ आए हैं मत्था टेकने आए हैं पंजाब से और स्पेशली इसी के लिए आए हैं। और दिल्ली में जैसे सबको पता है अभी बहुत ऐतिहासिक और मशहूर गुरुद्वारा है। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ही नहीं पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। गुरु नानक जी का जन्मदिन हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सुबह सवेरे उठ के हम यहाँ पे आते हैं बंगला साहिब में गुरु जी के दर्शन करने के लिए और पूरा दिन हम लंगर प्रसाद और ये सब करवाते हैं। जब हमारे घर के पास में नगर कीर्तन निकलते हैं तो वहाँ पे भी सबको लंगर प्रसाद करवाते हैं। गुरु नानक का जन्म कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 1526 ईस्वी में हुआ था। यही कारण है हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। देश भर में आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व पारंपरिक तरीके से श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु पावन नदियों और सरोवरों में डुबकी लगा रहे हैं। कुछ राज्यों में इसे देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में दर्शन कर भगवान शिव और भगवान विष्णु का आशीष लेते हैं। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। समुद्र में चलने वाले जहाजों की रफ्तार को कम करने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में काफी कमी लाई जा सकती है। समुद्री इकोसिस्टम पर काम करने वाले समुद्र सीज एट रिस्क की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री जहाजों की रफ्तार में 20% तक कटौती से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही जीवों के लिए खतरनाक प्रदूषण कणों, कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों में 24% की कमी आने की उम्मीद है। शिपिंग के जरिए दुनिया भर में वस्तुओं का 80% परिवहन होता है और इस उद्योग की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में करीब 3% हिस्सेदारी है। इसके अलावा जहाजों की रफ्तार कम होने से ध्वनि प्रदूषण में 66% तक कमी आ सकती है। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की आज पुण्यतिथि है। मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। महामना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने बीएचयू को चंदे के पैसे से खड़ा किया था। पंडित मालवीय हिंदुस्तान टाइम्स सहित कई अखबारों के संपादक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत में नरम और गरम दलों के बीच समन्वय की कड़ी रहे। 12 नवंबर 1946 में उनका देहांत हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर।